क्वेश्चन नंबर 20 और 21। 19 भी रह गया है। वाई वाज कोटामंगलम सुब्बू। अब पहले याद कर लो तीनों, उसके बाद देख लो। वाई वाज कोटामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। इस पे स्टार लगा लेना। कोटामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 क्यों कहा जाता था? यानी एस वासन के बाद जो कोई था तो ये थे, यानी मैंने इसका जो मालिक था उसके बाद इन्हीं का नाम आता था, तो इनको नंबर 2 क्यों कहा जाता था कोटामंगलम सुब्बू को? तो आंसर सुनना। कोटामंगलम सुब्बू, बेटा देख ले बातचीत, और जिनके कल के 7 क्वेश्चन छूटे हैं वो वीडियो कल की डली हुई है, उस पर जाके देख लेना, ठीक है। कोटामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, यानी मल्टी टैलेंटेड आदमी है वो, यानी हर चीज लगभग उनको आती है। तो ही वाज ए ब्राह्मण, पहला पॉइंट, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है वो। दूसरा कौन है? ब्राह्मण है। कोटामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2। अब बताया कि इनको नंबर 2 क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू बॉस, बॉस के लिए बहुत वफादार है। एंड वाज ए चीयरफुल एंड लवेबल इन नेचर, और स्वभाव में भी चीयरफुल है यानी खुश रहते हैं, लवेबल मतलब सबसे प्यार करते हैं, हंस के अच्छे से बात करते हैं। एंड इजिली गिव सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ देते हैं बॉस को। इन विच ही फील्स गेटिंग स्टक, जिसमें उसे लगता है कि बॉस फंस गए, वहाँ ही उसका सॉल्यूशन बता देते हैं और बॉस उस समस्या से बाहर निकल आते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लेना इसको, स्टार लगा लेना। तो पहला पॉइंट क्या था? कोटामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, इतना ठीक है। कोटामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, वो एक ब्राह्मण थे, ही वाज ए ब्राह्मण, इतना ठीक है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन और कौन से? ब्राह्मण। तो कोटामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही वाज ए ब्राह्मण। कोटामंगलम सुब्बू को नंबर 2 माना जाता था। कोटामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड मतलब मानना, तो कोटामंगलम सुब्बू को मानते थे नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक क्योंकि के लिए, बिकॉज वे बहुत लॉयल थे बॉस के लिए। ही वॉज वेरी लॉयल टू बॉस, ही वॉज वेरी लॉयल टू बॉस। और नेचर में वो कैसे थे? चेयरफुल एंड लवेबल इन नेचर, एंड वाज ए चेयरफुल एंड लवेबल इन नेचर, यानी स्वभाव में भी चेयरफुल है और लवेबल भी है। पूरा हमने क्या कहा? कोटामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ही वाज ए ब्राह्मण, ही कोटामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक कंसीडर नंबर 2 बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू बॉस एंड वाज ए चीयरफुल एंड लवेबल नेचर। बोला कोटामंगलम सुब्बू वाज मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ही वाज ए ब्राह्मण। कोटामंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 बिकॉज he was very loyal to boss and was a cheerful and lovable person in nature। कोई बात नहीं, पर्सन कह दो, in nature, यहाँ तक ठीक है। इजिली गिव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे देते हैं बहुत आसानी से अलग अलग प्रकार की समस्याओं का। एंड इजिली आसानी से, गिव्स मतलब देते हैं, सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स, किसकी प्रॉब्लम्स? बॉस, यानी अपने बॉस की। इन विच जिसमें, ही फील्स गेटिंग स्टक, जिसमें उसे ऐसा लगे कि फंस गए, वहाँ ये सॉल्यूशन दे देते। यहाँ से सुनना, इजिली गिव्स क्या देते थे? किस चीज का? टू द वेरियस प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का, जिसमें इन विच बॉस क्या हो जाते? he feels getting stuck। पूरा बोलो।
Kottamangalam Subbu was a multi-talented personality. He was a rapper. Kottamangalam Subbu considered number two because he was very loyal to boss and was very cheerful and lovable in nature and easily gives solution to the problems या various problems in which boss he feels getting stuck. अगला क्वेश्चन लिख लेना अपनी बात को बता देंगे. How does the author describe the incongruity? इसको इंग्लिश ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हिंदी में याद करोगे फिर उस समय तो तुम्हें इंग्लिश में याद करना पड़ेगा. वैसे क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा. इनकॉन्ग्रुइटी मतलब भिन्नता, मतलब कहते हैं सब में वो अलग क्यों दिख रहे थे, क्या कारण था वो लोगों से जो मेल मिलाप नहीं कर पाए, अलग अलग क्यों रहे, उसको क्या कहते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी. ऑफ इंग्लिश पोइट एड्रेसिंग ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो. तो जो लेखक थे अपने ऑथर थे अशोक मित्रन, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि पोइट इनकॉन्ग्रुइटी यानी अभिन्न था, अलग टाइप का था, उसका किसी से कोई मेल मिलाप नहीं हो पाया. उसने जो भी अपने भाषण में या फिर जो भी बोलने आया था, उसने जो बोला वो लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. आंसर समझना. मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, क्या स्टूडियो बोल दिया केवल. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो होते हैं, माइनॉरिटी संख्या में कम, मेजॉरिटी संख्या में. तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस यानी ज्यादातर ऑडियंस स्टूडियो के वर ओनली नॉन विथ द तमिल लैंग्वेज, उनको जाना जाता था कि वो लोग कौन सी भाषा जानते हैं. बट इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग ऑडियंस, इंग्लिश मैन संबोधित कर रहा था ऑडियंस को केवल कौन सी भाषा में, वो तमिल वाले, ये बोल रहे हैं अंग्रेजी. विथ सम डिस्टिंक्ट एक्सेंट यानी कुछ अजीब सा अलग सा एक्सेंट यानी बोलने का स्टाइल था. विच क्रिएटेड ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसने क्या क्रिएट कर दिया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा यानी बातचीत में बाधा उत्पन्न हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना है. बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द ऑडियंस, अंग्रेज के बीच और ऑडियंस के बीच. दिस वाज इनकॉन्ग्रुइटी, यही भिन्नता थी, क्योंकि हिज ऑडियंस डिडंट अंडरस्टैंड हिम एट, क्योंकि जनता को उसकी बातें समझ में. अब उसने यहाँ अशोक मित्र ने ये बात बताई थी, कोई भी कवि हो कोई भी हो, जब वो सबके सामने बोलता है तो उसको सिंपल शब्दों का यूज करना चाहिए, सिंपल तरीके से बोलना चाहिए. जैसे कोई टीचर है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसने अपना टैलेंट दिखाया तो वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएगा ज़्यादा. जैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, अब मैं तुम्हें ये दिखाऊँ मुझे अंग्रेजी बहुत खतरनाक है, बोलने में भी अच्छी है, और मैं टोटल ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का यूज करूँ, तो मैं अपने आप में शो तो कर दूंगा बहुत अच्छा टीचर हूँ, लेकिन अच्छा टीचर हो नहीं पाऊंगा. अच्छा होते हुए भी आपके लिए घटिया साबित होगा. और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस बात को, जिस दिन लोग समझ गए स्कूलों की व्यवस्था खूब सुंदर हो जाएगी. अपना स्कूल करम स्कूल देख लो, जीनियस देख लो, या फिर मुरैना के देख लो, अच्छे अच्छे स्कूल हैं कुछ, 1-1 लाख की फीस वाले हैं. इन सभी स्कूलों में ऐसा नहीं टीचर बेकार है, बाहर से जो टीचर आ रहा है अच्छा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन समस्या क्या है, वो केवल ये शो करने में लगा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ. वो ये नहीं देख रहा तुम रूरल जगह पर पढ़ाने आए हो, यहाँ का बच्चा कितना जानता है उसके हिसाब से पढ़ाया जाए, नहीं, वो अपना एक लेवल सेट करे बैठे कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा. इस वजह से वो टीचर्स के आपस में नहीं बनते. जैसे करम का 10th का पूरा बैच लास्ट ईयर का मैंने पढ़ाया था, केंद्रीय विद्यालय का 10th का बैच पूरा मैंने पढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं उसमें टीचर अच्छा नहीं हो. जीनियस की तो 10th जो मैडम है वो लखनऊ की है, प्रिंसिपल है, अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर भी उनका बच्चा हमारे पास पढ़ा. कारण क्या, क्योंकि वो अंग्रेजी का शो कर देते, आधी बातें अंग्रेजी में बोल देते. अब बच्चे को पहले सिखाओ तो अंग्रेजी बोलना, वो सीख नहीं पाए तो अपनी अंग्रेजी झाड़ रहे हो, तो आपसे कनेक्शन बैठेगा ही नहीं, वही क्या कहलाएगा. समझ में आई बात. तो क्या टैलेंट के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि सामने वाले से कनेक्ट कैसे करना है. कई बार आपके अंदर बहुत खूबियाँ होती है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले से कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो कनेक्शन के लिए चाहिए वो आपके पास नहीं होता है. इसलिए बहुत सारे टीचर टैलेंटेड हो सकते हैं बट अच्छे नहीं हो सकते हर किसी के लिए, ये करता हूँ.
तो यहाँ इसने ये कहना चाहा कि वो पोएट था, उसको शुद्ध भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं करी और लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ा उसने क्या कहा। तो याद करो इसको, मेजॉरिटी किसकी, ऑडियंस की। कहाँ की ऑडियंस, स्टूडियो की। ऑडियंस मतलब श्रोतागण, एक होते हैं ऑडियंस, एक होते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक। दर्शक कहाँ मिलेंगे तुम्हें, क्रिकेट मैच हो रहा है वहां देखने वाले हैं उनको कहते हैं दर्शक। और जब गाने वगैरह के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, स्पीच प्रतियोगिता हो रही है, जहाँ लोग बोलेंगे वो सुनने वाले लोग हो गए, उसे कहेंगे ऑडियंस। याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो या स्टूडियो बोलो केवल कैसे थे, वर ओनली नॉन, यानी जानते थे या उनके द्वारा जाना जाता था। कौन सी भाषा, तमिल लैंग्वेज। वर ओनली नॉन विद तमिल लैंग्वेज, उनको जाना जाता था किस भाषा के लिए, फिर से सुनना, द मेजॉरिटी किसकी, ऑडियंस की। कहाँ की ऑडियंस, स्टूडियो की। वर ओनली नॉन, जाने जाते थे किस नाम के लिए, तमिल लैंग्वेज। रामू क्या बोला बेटा, बोला दो भाई, खड़ा हो गया, आ जा फ्रेंड, अखबार दो लड़के भेजूं क्या, वैसे ही आया या खड़े होकर बाद में लिख देंगे। Majority of the audience at the studios were only known with Tamil language. और इंग्लिशमैन एड्रेस कर रहा था, इंग्लिशमैन वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस। इंग्लिशमैन वाज एड्रेसिंग द, एड्रेस मतलब संबोधित करना। इंग्लिशमैन संबोधित कर रहा था ऑडियंस को। आप संबोधित बार बोलोगे यहाँ पे, तो एड्रेस करो, ठीक है। इंग्लिशमैन वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस, कौन सी भाषा में, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, केवल इंग्लिश भाषा में, ठीक है। पूरा आपने क्या कहा शुरू से, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस एट द स्टूडियो वर ओनली नॉन विद तमिल लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस किस भाषा में, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज विद सम डिस्टिंक्ट एक्सेंट, कुछ अलग सा उसका एक्सेंट था। एक्सेंट की अगर डेफिनेशन कहूँ तो मैं कहूँगा स्पीकिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, बोलने का तरीका किसी भी भाषा का नया स्टाइल। तो क्या कहा, इंग्लिश मैन एड्रेस कर रहा था, वाज एड्रेसिंग किसे, ऑडियंस को, कौन सी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज। और वो भी कैसे, विद सम डिस्टिंक्ट एक्सटेंट, विद सम डिस्टिंक्ट एक्सटेंट, डिस्टिंक्ट एक्सटेंट। इसने क्या बना दिया, विच क्रिएटेड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, विच क्रिएटेड लैक ऑफ, जिसने कम्युनिकेशन बातचीत में बाधा उत्पन्न कर दी इनके बीच, बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द ऑडियंस के बीच, और उस इंग्लिश मैन के बीच। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या सुना, फिर से सुनना। हमने कहा मेजॉरिटी ऑडियंस की, कहाँ की ऑडियंस, स्टूडियो की, ठीक है। वर ओनली नॉन विद तमिल लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश मैन एड्रेस कर रहा था, इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस, कौन सी भाषा में, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और वो भी किस एक्सेंट के साथ, विद सम डिस्टिंक्ट एक्सेंट, विद सम डिस्टिंक्ट एक्सेंट। इसने क्रिएट कर दिया, विच क्रिएटेड क्या, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसके बीच, बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द, यही क्या थी, दिस वाज द इनकॉम्प्लिटी। इंग्लिश इसकी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। दिस वाज इनकॉम्प्लिटी बिकॉज, क्योंकि हिज ऑडियंस डिडंट अंडरस्टैंड हिम एट, उसकी ऑडियंस उसे ढंग से समझ ही नहीं पाई। His audience didn't understand him at all. पूरा हो गया, बोलना आराम से, सुनते आना, पहले कनेक्ट करना। मेजॉरिटी किसकी, ऑडियंस की। कहाँ की ऑडियंस, स्टूडियो की। अब जानी जाती थी, वर ओनली नॉन, कौन सी भाषा के साथ, तमिल लैंग्वेज। लेकिन अंग्रेज मैन एड्रेस कर रहा था, द इंग्लिश मैन वाज एड्रेसिंग किसे, ऑडियंस को, किस भाषा में,
ओनली इन तमिल इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ तक ठीक है, पहले इतना बोलो। द मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियोज वर ओनली नॉन विद तमिल लैंग्वेज, बट इंग्लिशमैन was addressing the audience in only in English language। और कौन से एक्सेंट के साथ? with some distinct accent, with some distinct accent। ठीक है, इतना ठीक है। जिसने क्रिएट किया, विच क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसके बीच? बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द ऑडियंस। यही क्या थी? दिस वॉज द इनकॉन्ग्रुइटी, बिकॉज वो लोग नहीं समझ सके, ही हिज ऑडियंस डिडंट अंडरस्टैंड हिम एंड। हो गया होगा? पढ़ो एक बार, मुझे सुना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख तो लो, गौरव जग जा बेटा, सोना है तो घर चले जाओ। मत हो रहा है। तो आज रावण बनाया हुआ कि नहीं है? रावण बना हुआ है ना? बना? भूल गया, कैमरा भी चल रहा है। हो गया क्या? कोई बात, बोलो पूरा। Majority of the audience at the studios were only known with the Tamil language, but Englishman was addressing audience in only in English language with some distinct accent। ठीक है यहाँ तक? जिसने क्रिएट किया, which created, क्या क्रिएट किया? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसके बीच? बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द, यही क्या थी? दिस वाज इनकॉन्ग्रुइटी, बिकॉज वो नहीं समझे, ही डिडंट, या फिर हिज ऑडियंस डिडंट अंडरस्टैंड हिम एट। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन? ऑथर मतलब लेखक, कौन है इसके लेखक? बताओ बताओ, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? अशोक मित्रन। तो अशोक मित्रन का यानी ऑथर का लिटरेरी इंक्लिनेशन मतलब साहित्यिक झुकाव। साहित्यिक झुकाव का मतलब कहना चाह रहा है साहित्य में रुचि, सीधी सी बात। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है, और यहाँ इसका मतलब क्या है? साहित्य में रुचि। तो हमको कैसे पता चलता है कि ऑथर साहित्य में रुचि रखते थे? तो आपने नोटिस किया, उन्होंने एक किताब भी खरीदी थी, द गॉड दैट फेल्ट, पढ़ने के लिए, और एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी कि द एनकाउंटर जो मैगजीन छपती है, उसमें क्या है? शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होने वाला है, तो उन्होंने एक स्टोरी भी लिखी थी वहाँ के लिए। आंसर समझना इसका। तो क्या समझते हो ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन? ऑथर का साहित्य की तरफ झुकाव था, इस बारे में आप क्या समझते हो? आंसर देखना। ऑथर वाज एन एजुकेटेड तमिल राइटर। ऑथर एक पढ़ा लिखा तमिल राइटर था। रिकाउंट का मतलब याद करना। ही रिकाउंट्स हिज ईयर्स, वो अपने उन दिनों को, उन सालों को याद करता है जो जेमिनी स्टूडियो में उसने गुजारी। ही रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। हालांकि उसकी ड्यूटी क्या थी? कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वेरियस, यानी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पर पेपर में से क्लिपिंग काटता रहता, और कहाँ स्टोर करके रखता? और कई सारी मैनी थिंग्स हैड टू बी हैड रिटर्न, ये एक बार हैड है, ये काट देना बाद में, हैड टू बी रिटर्न बाई, और कुछ तो उसको हाथों से भी लिखनी पड़ती थी। ही वॉज वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द बुक, किताबों को लेकर बहुत अच्छी जानकारी थी उसको। ही वॉज कीन, वह उत्सुक था, टू सेंड हिज शॉर्ट स्टोरी टू द कॉन्टेस्ट में, बड़ा उत्सुक था कि मुझे भी अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। इसीलिए वो गया था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में।
ताकि ब्रिटिश साहित्य को और समझ सके और कैसे क्या भेजनी है वहाँ वो लिख सके। दिस शोज यह दिखाता है ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इससे पता चलता है कि उसकी इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा नॉलेज था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का शौकीन था, इसीलिए ही परचेज्ड द गॉड दैट फेल्ड, ये जो किताब थी उसने खरीद ली थी। यह रिवील करता है यानी यह रहस्य को उजागर कर देता है कि उसका लिटरेरी टेस्ट यानी साहित्यिक रुचि दैट मेड हिम सक्सेसफुल राइटर, साहित्य में रुचि ही थी जिसने उसको एक अच्छा राइटर बना दिया। याद कर लो। ऑथर कैसा था? पढ़ा लिखा तमिल राइटर। ऑथर वाज एन एजुकेटेड तमिल राइटर। वाज मतलब था, पढ़ा लिखा, एन एजुकेटेड तमिल राइटर। वह याद करता है अपने दिनों को या सालों को, जो साल गुजरी काफी सारी उसकी कहा। वेरी सुंदर। द ऑथर वाज, ठीक है, एन एजुकेटेड तमिल राइटर। ही रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। अब हमने बताया उसका काम क्या था वहाँ। तो हालांकि दो हिज ड्यूटी वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। हिज ड्यूटी उसका काम था, वाज मतलब था, टू कट मतलब काटना, क्या काटना? न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विषयों पर। और उसे क्या करता था? स्टोर देम इन फाइल्स, और उसे क्या में स्टोर करके रख देता? फाइल्स में। तो आपने अभी क्या सीखा? ऑथर कैसा था? पढ़ा लिखा तमिल राइटर। ऑथर वाज एन एजुकेटेड तमिल राइटर। दूसरी बात, ये वह याद करता है, ही रिकाउंट्स हिज ईयर्स, कहा? एट जेमिनी। अब जेमिनी स्टूडियो में क्या करता था? दो, हालांकि हिज ड्यूटी उसका काम, वाज मतलब था, काटना, टू कट, क्या काटना? न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। कैसी? ऑन ए वाइड या फिर ऑन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है यहाँ तक। और क्या करता काट के? स्टोर देम इन फाइल्स। स्टोर मतलब जमा करके रख देता फाइल्स में। कुछ उसे हाथों से भी लिखनी पड़ती। मैनी थिंग्स हैड टू बी रिटन। मैनी थिंग्स कई सारी चीजें, हैड टू बी रिटन लिखनी पड़ती थी, बाय हिम उसे खुद के द्वारा। मैनी थिंग्स हैड टू बी रिटन बाय, इतना ठीक था? इतना बोलो। ऑथर वाज ए वेल एजुकेटेड तमिल राइटर। ही recounts his years at Gemini Studio, though his duty was to cut the newspaper clippings on a variety of subjects and store them in files. फिर क्या करता? कुछ लिखता था। Many of them had to be, या many things had to be written by, सही था यहाँ तक? वहाँ he was well informed of the books, उसे किताबों के बारे में अच्छी जानकारी थी। तो he was well informed, किसके बारे में? of the books, इतना ठीक है? वह उत्सुक भी था। he was keen, काय के लिए? to send his story to the contest। वह keen, he was keen, वह उत्सुक था भेजने के लिए, to send his story, कहाँ के लिए? to the contest। तो पूरा यहाँ से हुआ, यहाँ से। Many things had to be written by him. He was well informed of the, he was well informed of the, उसके बाद क्या है? He was keen, उत्सुकता काय का? सेंड भेजने के लिए, क्या भेजने के लिए? शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में। यहाँ दिखाता है, दिस शोज, क्या दिखाता है? ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड, उसे पक्का ही बढ़िया नॉलेज होगा इंग्लिश लिटरेचर का और लैंग्वेज का, इंग्लिश साहित्य का और भाषा का। हमने क्या कहा? दिस शोज ही मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। वह शौकीन था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, पढ़ने का शौकीन था।
ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ने का शौकीन था, जैसे कि उसने खरीदी। ही परचेज्ड, कौन सी किताब? द गॉड दैट हैड। ठीक है, यह रिवील करता है कि उसका साहित्य की तरफ रुचि तो थी। दिस रिवील्स इज लिटरेरी टेस्ट दैट मेड हिम सक्सेसफुल। समझ में आ गया?